आप सभी को प्रणाम। और आज जो सेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ये सेशन इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को क्योंकि ये टॉपिक जो आज हम करेंगे थ्रू दिस क्वेश्चंस, हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं और वो होंगे संविधान के स्रोत या फिर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग पूरी जो पॉलिटी है उसे कवर किया जाता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वैसे करवाए जाएं कि जिसके माध्यम से जो पूरी पॉलिटी है, जो पूरी व्यवस्था है हमारी, चाहे उसमें संसदीय व्यवस्था हो, पार्लियामेंट सिस्टम हो, चाहे उसमें फेडरल सिस्टम हो, संघीय व्यवस्था हो, एकात्मक हो, यूनिटरी हो, अध्यक्षात्मक को हम कंपेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बेसिक्स हैं हमारी पॉलिटी के, उसे हम लोग कवर कर पाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं इन सभी क्वेश्चंस के जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। जहां पर समझाने की जरूरत होगी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन है जो प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अभी ये टॉपिक वो है जहां पर आप लोगों ने फेडरल पढ़ा होगा, फेडरल सिस्टम पढ़ा होगा, आपने यूनिटरी सिस्टम पढ़ा होगा, आपने संघीय पढ़ा है, आपने संसदीय पढ़ा है। वो सारे हमारी व्यवस्था के आधार हैं, हमारे सिस्टम के बेस है दोस्तों। तो ऐसे में इन सभी टॉपिक्स को, यदि इन सबको क्वेश्चन को आपने कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला जो सवाल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है। तो ये बताइए कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को ये बात कर रहा है तो कंसिडर करने की, कथनों पर विचार कीजिए। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल और प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीव्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मतलब पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि इसमें पूरी पॉलिटी जो है उसका निचोड़ निहित है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहला है, भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। पार्लियामेंट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद का स्थान सर्वोच्च है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस यूके। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति या अवधारणा यूके से के संविधान से ली गई है। और सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द, ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं कि सवाल जो है वो ये होता है, दिस इज योर क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, आपको यहाँ पर ये गौर करना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सही पूछा गया है कि आपसे गलत पूछा गया है, ये जरूरी है आपके लिए जानना। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है आपसे, उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑप्शंस हैं। सवाल आपसे ये पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रखेंगे कि फॉल्स पूछा गया है कि ट्रू पूछा गया है। अब बताइए आप मुझे कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपको फॉल्स लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। तो प्रस्तावना जो है दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी देश के संविधान ने उसको अडॉप्ट किया था, अपने संविधान में शामिल किया था, तो वो था अमेरिका दोस्तों। अमेरिकी संविधान ने सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया और उसके बाद जो अन्य देश हैं उनके द्वारा उस प्रस्तावना को वहां से लिया गया है, उस विचार को वहां से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार भारत ने भी इस प्रस्तावना को अपने संविधान में क्या किया दोस्तों, अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर आपको पता है कथन नंबर 1 जो है वो सही है। दूसरा है दोस्तों, पार्लियामेंट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद का स्थान सर्वोच्च है। दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है इसमें संसद का स्थान सर्वोच्च नहीं है, ना संसद का है ना यहाँ से न्यायपालिका का है, बल्कि सबसे जो सुप्रीम है इंडिया में वो है कौन दोस्तों, तो वो है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, इसका स्थान जो है वो सर्वोच्च है भारत में। और ये बात आपने लगातार देखी भी है, चाहे वो लिखित और वैसे संविधान की बात हो, चाहे वो लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, उसके माध्यम से भी हमने संविधान को सर्वोच्च करने का प्रयास किया। और चाहे दोस्तों वो बात हो आपके रिजिड और फ्लेक्सिबल होने की, रिजिड और फ्लेक्सिबल के माध्यम से भी हमने संविधान की सर्वोच्चता को इंश्योर किया है। ठीक है, इसी प्रकार लगभग सारे जो प्रावधान संविधान के हैं, या मैं कहूँ दोस्तों लगभग भी नहीं, सभी प्रावधान जो संविधान के हैं, उन सभी प्रावधानों के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया गया है। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कि विधायिका या फिर कार्यपालिका। आपको ये पता है दोस्तों कि न्यायपालिका की पावर ज्यादा बढ़ जाती है अमेरिका जैसी व्यवस्था में। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन जो है दोस्तों, वहां पर संसद की जो सर्वोच्चता है वो सुनिश्चित हो गई है। लेकिन भारत में ना विधायिका को बहुत पावरफुल बनाया गया है दोस्तों, ना ही न्यायपालिका को। इन दोनों में समन्वय या फिर बैलेंस स्टैब्लिश किया गया है, ताकि संविधान जो है उसे सर्वोच्च स्थापित किया सके, या फिर संविधान जो है उसे सुप्रीम कोर्ट बनाया जा सके। तो यहाँ पर कथन नंबर 2 जो है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। तीसरा कथन जो है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति यूके से दी गई। सुन, यूके में तो संसद की सर्वोच्चता, सुन, यूके जो है या फिर ब्रिटेन जो है वहां पर तो संसद की सर्वोच्चता है या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। तो वहां पर न्यायिक समीक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। न्यायिक समीक्षा हमने कहां से लिया, तो ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर कथन नंबर 2 और 3 गलत हैं और हमको गलत ही चाहिए था। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी जो है, ये करेक्ट आंसर है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए।
और पहला कथन जो है ये कह रहा है आप लोगों से, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम इज इन इंडिया एंड यूएसए। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। न्यायिक समीक्षा आपको पता है, तो न्यायिक समीक्षा क्या होती है? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, हालांकि आपने अमेरिका से लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सारी बातें पता है। न्यायिक समीक्षा, इस पर तो बीपीएससी 71st बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू से क्या तात्पर्य है और एक कैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंश्योर करता है, या हाउ जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये 71st बीपीएससी में सवाल पूछा गया था आप लोगों से। तो क्या है न्यायिक समीक्षा? तो न्यायिक समीक्षा दोस्तों ये होती है, ये दोस्तों विधायिका है और ये है दोस्तों कार्यपालिका। तो विधायिका में से बनती है कार्यपालिका, आपको पता है। लेजिस्लेचर में से बनता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव, और यही दोस्तों संसदीय व्यवस्था में होती है। यही जो संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, या फिर ये दोस्तों सिस्टम है हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ये उसकी विशेषता है। तो दोस्तों अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, और कार्यपालिका पता है आपको इसके प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ये दोस्तों उत्तरदायी होती है। तो एक अंग ऐसा चाहिए जो इनके प्रभाव से मुक्त होकर काम करे, जिस पर इनका दबाव ना पड़े, और वो निष्पक्ष और तटस्थ होकर काम करे, तो वो है हमारी न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, और जो कार्यपालिका द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं, इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, इसके द्वारा जो नीति बनाई जाती हैं, तो उन नीतियों कानूनों की ये क्या करती है दोस्तों? जांच करती है। यही है जुडिशियल रिव्यू। और इस जांच का आधार क्या है दोस्तों? इस जांच का या इस का आधार क्या है दोस्तों? तो इसका आधार है हमारा संविधान, यानी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसका आधार है इस जांच का। तो यही दोस्तों न्यायिक समीक्षा है, इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कभी कि जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक समीक्षा है, इसकी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी शक्ति संविधान से प्राप्त होती है। संविधान कहाँ से देता है शक्ति? तो संविधान के अनुच्छेद 13 की बात करेंगे आप, आर्टिकल 32 की बात करेंगे, और आप बात करेंगे आर्टिकल 226 की। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जिसके माध्यम से हमारी जो न्यायपालिका है, उसे न्यायिक समीक्षा या फिर जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है दोस्तों, वो प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारी बातें जो हैं आपको वही मेंस के सवाल में डालनी थी, जो सवाल पूछा गया था आप लोगों से 71st बीपीएससी में भी, और जो अन्य एग्जाम में भी पूछता है कई बार। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। चलिए, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है दोस्तों, ये बोल रहा है कि अमेरिका से ली गई है। सही बात है, क्योंकि न्यायपालिका वहाँ बहुत पावरफुल है, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो ब्रिटेन में तो नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता है, ब्रिटेन में काम करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों। और अमेरिका जो है यहाँ पर काम करता है यथोचित विधि प्रक्रिया, या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के चलते वहाँ पर न्यायपालिका पावरफुल है, और वहाँ की न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा शक्ति है, जिसको हमने अपनाया है। दूसरा, in the Indian federal system and the US federal system, the characteristics of the federal Supreme Court for the interpretation of the Constitution are similar. भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में संविधान के निर्वचन के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय का लक्षण समान रूप से पाया जाता है। और तीसरा है, इंडिया फेडरल सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से प्रभावित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? या कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों? तो बताइए क्या कथन इसमें सत्य होंगे या ट्रू होंगे? तो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो है ये भारत और अमेरिका दोनों में है, सही बात है, इनफैक्ट हमने अमेरिका से ही लिया भी है। दूसरा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में संविधान के निर्वचन के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय का लक्षण समान रूप से पाया जाता है। ये बात एकदम सही है दोस्तों। हमारे यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहाँ पर भी संघीय उच्चतम न्यायालय है, जिसका एक काम होता है संविधान का निर्वचन करना या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है, इंडिया फेडरल सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कनाडा। सही बात है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा देश से प्रभावित है, ना कि अमेरिका से। अमेरिका जो है दोस्तों वहां पर प्रॉपर संघात्मक व्यवस्था है, जबकि आपको पता है भारत में प्रॉपर संघात्मक व्यवस्था नहीं है। भारत में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। वी आर हैविंग पावरफुल सेंटर, फेडरल सिस्टम इज पावरफुल सेंटर। तो आपको ये चीज पता है दोस्तों। यदि हम बात करें यहाँ पर दोनों व्यवस्थाओं के अंतर की, तो एक तरफ दोस्तों हम बात करते हैं यूएसए की, जहां पर आपको पता है कि राज्यों के समझौते से केंद्र बना है दोस्तों। यहाँ राज्यों के समझौते से ये क्या है, ये आपके स्टेट्स हैं। ये दोस्तों क्या है, ये आपके स्टेट्स हैं, और इन राज्यों ने समझौता करके क्या बनाया है, ये केंद्र बनाया है दोस्तों, या फिर सेंटर बनाया है। तो वहां पर राज्यों के समझौते का परिणाम क्या है, केंद्र है। दैट मीन्स इन यूएसए यूनियन और सेंटर इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। जबकि दोस्तों अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में प्रॉपर संघीय व्यवस्था नहीं है दोस्तों। इंडिया की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो ये अमेरिका में है, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर अमेरिका में क्या है दोस्तों, प्रॉपर अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, या फिर दोस्तों प्रॉपर अमेरिका में क्या है, फेडरल सिस्टम है। जबकि अगर हम बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में प्रॉपर संघीय नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ केंद्र, सेंटर जो है दोस्तों ये पावरफुल है, और इसके साथ हमने क्या किया है, तो इसके साथ हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो इस तरीके से हमारी जो व्यवस्था है
ना ये पूरी तरीके से संघात्मक है और ना ही ये पूरी तरीके से एकात्मक है। तो हमारी व्यवस्था में एकात्मक के तत्व भी मौजूद हैं, यूनिटरी सिस्टम जो है इसके फैक्टर्स भी उसमें मौजूद हैं, और जो संघात्मक है इसके तत्व भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से हमारी व्यवस्था ना तो पूरी तरीके से संघात्मक है दोस्तों, और ना ही पूरी तरीके से एकात्मक है। हमारी व्यवस्था कैसी है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, या फिर फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर है, या इसको कह सकते हैं आप लोग संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक की ओर झुकाव, फेडरल सिस्टम बट मोर टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम, या इसी को आपने क्या कहा दोस्तों? इसी को आपने कहा था क्वासी फेडरल सिस्टम दोस्तों, इसी को आपने कहा था क्वासी फेडरल सिस्टम, या फिर इसी को आप कहते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था। तो ये दोस्तों भारत की व्यवस्था है, ना एकात्मक है पूरी तरीके से, ना संघात्मक है, ये क्या दोस्तों? ये अर्ध संघात्मक है, या फिर ये क्वासी फेडरल है। और ये जो है दोस्तों, ये हमने कनाडा से दोस्तों अपनाया है। तो अमेरिका में ये है दोस्तों और कनाडा में ये है, तो उसी से हमने इस चीज को अपनाया है। तो ये बात आपने पढ़ी हुई है क्लासेस में। तो यहाँ पर आपका पहला कथन जो है ये क्या है? ये सही है। दूसरा दोस्तों ये भी सही है, तीसरा जो है ये भी सही है। और चूंकि तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए क्या होगा दोस्तों? क्योंकि तीनों ही कथन जो है वो सत्य हैं, इसलिए आपका आंसर आएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो है दोस्तों ये आपका क्या है? डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए ये आपसे कह रहा है इंडियाज फेडरल सिस्टम। एक बात को ध्यान रखें, चाहे ये संघीय व्यवस्था कहे चाहे फेडरल सिस्टम कहे दोस्तों भारत की, तो भारत की संघीय व्यवस्था कहे या राज्यों का संघ कहे दोस्तों, राज्यों का संघ कहे, या दोस्तों केंद्र संबंध कहे, एक ही बात है, केंद्र संबंध। कई बार सवाल पूछा गया है इस टॉपिक पर, तो कई बार वो आपसे कहता है कि भारत में राज्यों का संघ कनाडा से प्रभावित है, सही बात है। भारत में भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है, सही बात है। भारत में केंद्र संबंध कनाडा से प्रभावित है, सही बात है। तो ये डिफरेंट टर्म्स भी यूज करता है कई बार, चाहे ये कहे चाहे ये कहे चाहे ये कहे, आपका आंसर वही है कि हमारी जो व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आएगा डी। और ध्यान रखें इसकी बजाय वो कई बार इन शब्दों का प्रयोग भी करता है। आज के सेशन में आपको मिलेंगे ऐसे शब्द इसी के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए। तो ये सारे टॉपिक ना केवल प्री के लिए जरूरी है, बल्कि ये सारे टॉपिक जो हैं या क्वेश्चन जो है दोस्तों मेंस के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारतीय संविधान के में राज्यों के संघ, मैंने क्या कहा था आपसे सो राज्यों का संघ दोस्तों, राज्यों का संघ, इसका यूज भी करता है वो इसी के लिए। तो सवाल देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। दूसरा है, भारतीय संविधान प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर इन दैट इंडिया हैज अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सही बात दोस्तों, आपको पता है भारत और अमेरिका, पहले आप पूरा पढ़ लीजिए फिर बात करते हैं स्टेटमेंट्स पे। तीसरा है, इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू या इज ट्रू, तो कौन से कथन क्या है? सत्य है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो क्या भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है, या जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, या जो भारत में राज्यों का संघ है, ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है? तो उसमें इसका उत्तर है नहीं। हमारा जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा से, कनाडा है ना। सो ये कनाडा से लिया गया है, आपने अभी देखा था। तो कथन नंबर 1 जो है ये गलत है। दूसरा जो है ये सही है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है, इस बात में एक अंतर ये पाया जाता है कि हमारे यहाँ पर न्यायिक समीक्षा है, जबकि वहाँ दोस्तों क्या है? ब्रिटेन में संविधान, वहाँ दोस्तों संसदीय सर्वोच्चता है, वहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट काम करता है। हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका भी है, हमारे यहाँ जुडिशरी जो है उसके पास भी बहुत पावर्स हैं। तो ऐसे में ये जो प्रभावित है दोस्तों, ये कथन नंबर 2 जो है ये आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी प्रणाली उससे इसी बात में भिन्न है कि हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू है। और तीसरा दोस्तों क्या है? तीसरा कह रहा है कि हमारे पास दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं, संघात्मक भी है एकात्मक भी, सही बात है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? ट्रू पूछा है। कौन सा ट्रू है? तो 2 और 3 सही है, तो आंसर इज बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो गया ये हो गया सो बी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए। सो अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसआर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति नेतृत्वों की संकल्पना यूएसआर के संविधान पर आधारित है। और तीसरा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, भारत में केंद्र संबंध, कनाडा देखिए केंद्र संबंध, इसमें किसका प्रयोग किया? केंद्र संबंध का। इसमें किसका प्रयोग किया? राज्यों के संघ का। और
इसमें किसका प्रयोग किया? संघ व्यवस्था का। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि कई प्रकार के शब्दों, केवल वो शब्दों के साथ खेलता है दोस्तों, क्योंकि वही राष्ट्रपति 70 साल 80 साल से हमारे पास है, जो आज है वही साल 80 साल पहले भी था, वही जो पीएम है वही सीएम है, तो सब कुछ वही है, केवल शब्दों का अंतर कर देता है और उसी में आप फंस जाते हैं और आप गलत करके आते हैं आंसर्स को। तो आंसर को गलत नहीं करना है, जितना ज्यादा आपको शब्दों की समझ होगी उतना ही ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था अलग अलग शब्दों से वो कई बार क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट देता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे? भारत में केंद्र राज्य संबंध कर्नाटक का संविधान से प्रभावित है। तो बताइए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन से कथन क्या है? सत्य है दोस्तों। तो कौन से कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है आप लोगों से। तो पहला जो है, भारत ने संवर्धी सूची जो है कंकरेंट लिस्ट अपनाया है ऑस्ट्रेलिया से। तो सही बात है, ऑस्ट्रेलिया से अपनाया ही हम लोगों ने, पता है आप लोगों को। शक्तियों की 3 सूचियां होती हैं। संघीय अवस्था है, संघीय मतलब संघ होगा, संघ का मतलब कम से कम 2 बॉडीज तो होनी होनी है, एक केंद्र है, राज्य है। अगर केंद्र राज्य है तो ऑब्वियस सी बात है इनके में शक्तियां और कार्य जो है वो बटे होंगे। सो दैट मीन्स देयर विल बी अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स। और ये केंद्र राज्य के बीच में शक्तियां कार्य जो बटे होंगे, ये कैसे बटे होंगे सुन? तो ये लिखित रूप से बटे होंगे, ये रिटर्न दोस्तों बटे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को कम से कम 2 सूचियां तो मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तीसरी सूची भी है, एक केंद्र की होगी, एक राज्य की होगी। तो तीसरी सूची कौन सी हमारे यहाँ पर? थर्ड लिस्ट ऑफ पावर जो है उसको हम कहते हैं कंकरेंट, जिसको हमने अपनाया है कहाँ से? तो हमने अपनाया है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा कह रहा है डीपीएसपी जो है ये लिया है यूएसआर। दोस्तों देखिए डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? तो डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से, ना कि यूएसआर से। यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है? तो यूएसआर से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं, साथ में हम लोगों ने लिया है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में, या फिर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, आइडियल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। तो कथन नंबर 2 गलत है, तीसरा सही है, पढ़ के आप लोग आ ही रहे हैं दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? सत्य पूछा 1 और 3, सो द आंसर इज ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तो ये पूरी व्यवस्था पर आधारित प्रश्न ये बने हुए हैं। तो सारे प्रश्न करने का मतलब ये है कि आपने सारी व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझा हुआ है और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके एग्जाम में, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट एज वेल इज इन मेंस। फॉलोइंग स्टेटमेंट दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस रशिया फॉर्मर सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन इन ब्रिटेन। लिखित संविधान का प्रारंभ ब्रिटेन देश से हुआ है। लिखित संविधान का प्रारंभ कहां से हुआ है? ब्रिटेन देश से हुआ है। और तीसरा है द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। कौन सा कथन सत्य है बाबू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो पहला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? यूएसआर से लिए हैं, जो आज का रशिया है। तो ये तो बात सही है, आपको पता है दोस्तों, यहीं से लिए हैं मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने। मैंने बताया था अभी आप लोगों को, जिनको संविधान के भाग 4 का पार्ट 4 ए में जोड़ा गया है, आर्टिकल 51 ए के तहत जोड़ा गया है इनको। और दोस्तों अगर बात करें दूसरा जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन इन ब्रिटेन। दोस्तों लिखित संविधान की शुरुआत आपको पता है दोस्तों, ब्रिटेन में तो अलिखित संविधान है दोस्तों। ब्रिटेन जो है यहाँ तो क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखित संविधान की शुरुआत का श्रेय जाता है दोस्तों अमेरिका यानी कि यूएसए को। तो कथन नंबर 2 जो है ये गलत है। दो बातें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें संविधान की शुरुआत कहां से होती है, तो संविधान की जो शुरुआत है वो होती है दोस्तों ब्रिटेन से, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। लेकिन सवाल अगर पूछ ले कि लिखित संविधान कहां से आया दोस्तों, तो लिखित संविधान आया था यूएसए से। तो यहाँ कथन नंबर 2 जो है ये गलत है। तीसरा जो है द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय मूल संविधान। तो मूल संविधान का मतलब क्या है? मूल संविधान का मतलब होता है वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कथन नंबर 3 जो है सो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मूल संविधान में 22 भाग थे, 305 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। आज वे बढ़कर 12 हो चुकी हैं। तो यहाँ कथन नंबर 1 और 3 सही है दोस्तों, दूसरा जो है वो गलत है। पूछा सही है तो आंसर आएगा आपका ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात, आप सही आंसर करेंगे। अगला सवाल तो देखिए, ये बताइए आप लोग, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो देखिए चुनिए। पहला दोस्तों एक तरफ दे रहा है डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, कंकरेंट लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशंस है, और चौथा है भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो आप ये बताएं कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन दोस्तों? डीपीएसपी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, कंकरेंट लिस्ट, और दोस्तों इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड मोर पावर इज वेस्टेड इन द यूनियन। तो एक दोस्तों कनाडा है, यहाँ 5 दिए गए हैं। तो डीपीएसपी जो है दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड से, तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर आएगा तीसरा, पहला आएगा। फिर है मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं यूएसए से, तो 5 आएगा दोस्तों, 5वां आएगा।
तो संवर्धित सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। और रही बात दोस्तों मोर पावरफुल सेंटर की दोस्तों, तो ये आपका कनाडा है, तो 3 5 2 1 है, तो 3 5 2 1 बोले तो बी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। सो आंसर इज बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये बताइए कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है आपके सामने, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सबसे अधिक विस्तृत है। और दूसरा है द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द यूएसए, मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिका से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ये बात तो सही है, पता है आप लोगों को दोस्तों। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट हैं, भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, और ये सब मिलकर संविधान को सबसे विस्तृत बनाते हैं दुनिया का। और दूसरा है ये जो मौलिक अधिकार का अध्याय है ये हमने अमेरिका से लिया है, ये बात भी सही दोस्तों। तो मतलब कहने का है कि दोनों ही कथन कारण सही है, लेकिन क्या कारण सही है कथन का दोस्तों, लेकिन क्या कारण जो है, जो रीजन है वो सही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को, तो इसका उत्तर है नहीं सर। तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर जो है वो सही कारण नहीं है, किसका, वो सही कारण नहीं है इस कथन का या असर्शन का। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या, पहला है एक और आर दोनों सही हैं, आर एक सही व्याख्या करता है, नहीं, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता, तो ये आंसर आएगा बी, बी जो है सो ये आपका करेक्ट आंसर है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये बताइए संसदीय व्यवस्था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। पहला, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि संसदीय व्यवस्था, जहां पर भी संसदीय व्यवस्था शब्द आता है, जहां पर भी पार्लियामेंट्री शब्द आता है दोस्तों या संसदीय व्यवस्था आता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम शब्द आता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहला काम आपको करना होता है, आपको बनाना है डायग्राम दोस्तों, आपको बनाना है डायग्राम। और डायग्राम कैसा आएगा, तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से बनती है कार्यपालिका, ये दोस्तों विधायिका है और ये है कार्यपालिका, ये दोस्तों विधायिका है, ये है कार्यपालिका, दिस इज लेजिस्लेचर एंड दिस इज एग्जीक्यूटिव दोस्तों। अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो ये क्या होगी, सो ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। इतना करके आप छोड़ दीजिए, अब सवाल को पढ़िए। तो पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी सरकार का गठन करती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बंद करती है, तो सही बात दोस्तों, कथन नंबर 1 तो सही है। दूसरा है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, लिखित संविधान संघीय व्यवस्था की विशेषता है। लिखित संविधान संघीय व्यवस्था, इसमें एक और डायग्राम आएगा, इस क्वेश्चन में एक और डायग्राम आएगा, ये आपकी जो दोनों व्यवस्थाएं हैं उन दोनों को मान के चल रहा है, उन दोनों पर इसने प्रश्न पूछा है। तो संघीय व्यवस्था का डायग्राम कैसे दोस्तों आएगा, तो यहाँ पर एक केंद्र होगा और दोस्तों एक होगा राज्य, ये दोस्तों केंद्र है, ये है दोस्तों सेंटर, और ये हैं आपके स्टेट्स, दीज आर योर स्टेट्स। दोस्तों ये क्या है, ये आपके स्टेट्स हैं। तब आप बताना है कि बताओ क्या आंसर होगा इसका, पार्लियामेंट सिस्टम सही बात है, संसद व्यवस्था जो है होता है सरकार का गठन करती है, ये बात सही है। दूसरा है संसद व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है, ये बात भी सही है। और उत्तरदायी होती है इसीलिए आपने कहा है कि क्या मिलती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है दोस्तों, तभी तो होगा ये। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, लिखित संविधान जो है संघ व्यवस्था की विशेषता है, तो सही बात है, तो ये भी होगा, ये कथन भी सत्य है। क्योंकि देखिए संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, संघीय व्यवस्था मतलब संघ है, संघ है मतलब केंद्र राज्य होंगे, दो बॉडीज अगर हैं, अगर दो संस्थाएं, अगर दो बॉडीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में शक्तियां और कार्य बटे होंगे दोस्तों। और शक्तियां कार्य जो बटे होंगे वो कैसे बटे होंगे, लिखित बटे होंगे दोस्तों या फिर मौखिक बटे होंगे, रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन होगा या ओरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों, लिखित रूप से बटे होंगे। तो अगर लिखित रूप से बटे होंगे तो यहाँ पर आपको लिखित संविधान मिलेगा ही मिलेगा, वो संविधान नहीं है तो क्या है, वो समझौता है केंद्र राज्य के बीच में। और समझौता कभी भी मौखिक नहीं होता है, ओरल नहीं होता है, समझौता जो है वो लिखित होता है या फिर रिटर्न होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको लिखित संविधान मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पर संघीय व्यवस्था होगी। तो तीनों कथन जो है वो सत्य है, सत्य आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इस सवाल को हम लोग एक तरीके से और बना सकते हैं दोस्तों, इस सवाल को एक तरीके से हम लोग और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, तीसरा स्टेटमेंट जो है अभी इसको साइड कर देते हैं दोस्तों, तीसरा कथन जो है इसे साइड कर देते हैं, इस पूरे को भी हटा दीजिए। मैं आपके लिए एक सवाल और चाहता हूं बनाना, सवाल मैं बनाना चाहता हूं आपसे असर्शन और रीजन का दोस्तों, कथन और कारण का। तो मान लेते हैं कि ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये है दोस्तों आप लोगों का, ये है दोस्तों आप लोगों का क्या दोस्तों, ये दोस्तों आपको मान लीजिए ये असर्शन है, ये दोस्तों क्या है, ये असर्शन है और ये है उसका रीजन, ये उसका रीजन दोस्तों। ये है कथन, ये दोस्तों क्या है, ये कथन है,
और ये दोस्तों क्या है, ये उसका कारण है। ठीक है, सवाल आप ऐसे करते हुए आ रहे हैं ना, तो उसमें ये कथन है और ये कारण है। तो अब आप मुझे बताइए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए ऑप्शन क्या दे रहा हूं मैं आपको, ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं दोनों करेक्ट भी हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेन करता है ए को। बी ऑप्शन में देता हूं आप लोगों को ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता। सी है ए सही है आर गलत है, और डी है ए गलत है आर सही है। बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सोचिए जरा आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर क्या देना चाहेंगे अब आप लोग। ये सवाल पूछा गया आपसे, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है तो उसमें आपका होगा ए, है ना। ए होगा, और ए में क्या था, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों कथन और कारण सही हैं, और कारण जो है वो सही व्याख्या करता है किसकी, कथन की। कैसे करता है कि ये कह रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये व्यवस्था मिलती है, उत्तराधिकार शासन मिलता है हम लोगों को। क्यों मिलता है, क्योंकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका इसके प्रति क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, और इसी के चलते हमको ये मिलता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दोस्तों। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो ए आएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक नया सवाल बनाया था, पुराना सवाल का आंसर डी है और इस सवाल का आंसर आपका ए होगा। अगर मान लो सवाल आता है ऐसा आता है तो आपको कथन कारण जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल तो देखिए, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। मैंने आपसे फिर कह रहा हूं आप लोगों से, जहां पर भी संसदीय प्रणाली आ जाए, पहले सवाल स्टेटमेंट बाद में देखिएगा, स्टेटमेंट को बाद में देखना है, पहले आपको बनाना है क्या, डायग्राम। डायग्राम कैसा आएगा, संसदीय प्रणाली है मतलब विधायिका, तो कार्यपालिका, ये है दोस्तों विधायिका, इसमें से बनती है कार्यपालिका, दिस इज लेजिस्लेचर एंड दिस इज एग्जीक्यूटिव, और ये जो है ये इसकी प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, इसमें से बनी है। तो अब सवाल को कीजिए। पहला है लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। तो लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है, तो इससे संसदीयता का क्या मतलब है दोस्तों। अगर लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जा रही है तो ये तो अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अमेरिका का जो निचला सदन है, लोअर हाउस जो है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, लेकिन वहां तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था होने का ये कारण क्यों होगा भाई, ऐसा कारण तो फिर अमेरिका में भी है। वहां पर भी जो लोअर हाउस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो जनता द्वारा चुना जाता है सीधे तौर पर, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, क्योंकि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है, ये उसमें करेक्ट आंसर है। और इसी के चलते आप क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, संसदीय व्यवस्था है, क्योंकि ये सो संसदीय व्यवस्था के फीचर है, ये सो उसकी विशेषता है कि विधायिका में से क्या बनती है, विधायिका में से बनती है कार्यपालिका। तीसरा दोस्तों कहता है राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, तो राज्यसभा तो वहां पर भी जो अमेरिका में भी जो लोअर हाउस वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वहां तो अध्यक्षात्मक है, वहां तो प्रेसिडेंशियल है। और चौथा है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर भी संसद जो है, वहां की जो कांग्रेस है, यहाँ आप संसद बोलते हैं, वहां उस संसद को बोलते हैं कांग्रेस अमेरिका में, वहां पर भी जो पार्लियामेंट है वो वहां के संविधान को अमेंड कर सकती है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो क्या है, वो है बी, बाकी सब इनवैलिड है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज और आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। तो फिर उसमें क्या बोल रहा है, संसदीय शासन प्रणाली में पहला काम विधायिका में से कार्यपालिका, सो ये क्या है, ये विधायिका है, ये सो कार्यपालिका है, ये आपका लेजिस्लेचर है, इसमें से बनती है कार्यपालिका। अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनी है तो ये क्या होगी, सो ये इसके प्रति होगी रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी। अब सवाल कीजिए। तो पहला है मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल होता है इस मंत्रिपरिषद का सबसे उपला हिस्सा, पहला जो उसका जो लेवल तो वही है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य जो है संसद के सदस्य होते हैं, मतलब ये जो है ये पहले सदस्य हैं लोकसभा या संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, मिनिस्टर्स रिमेन इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ये बात सही दोस्तों। अगर ये लेकर आ जाए अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ, अगर ये लेकर आ जाए इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अगर वो पारित हो गया दोस्तों, तो सरकार क्या है, सरकार गिर जाती है। इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कार्यपालिका कहते हैं, इसी को आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिपरिषद, और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं सरकार। तो यहाँ पर भी तीनों बातें एक ही, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है।
द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। तो राज्य का अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो राज्य का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति है। वो दोस्तों कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। जबकि जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है तो कौन? तो वो होता है पीएम। तो ये बात तो गलत है दोस्तों। राज्य का जो अध्यक्ष है वही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्य का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट, और जो मंत्रिमंडल जो है, जो कैबिनेट है, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 और 2 कथन सत्य है, तीसरा जो है दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली 1 एंड 2 ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। दोस्तों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इंडिया के सिस्टम की बात कर रहा है, बताइए उसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन? हेलो, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं? इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इट हैज द पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, इसमें संसदीय व्यवस्था की सरकार है। द सुप्रीम पावर लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड पावर, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। दोस्तों इसमें बताइए क्या आंसर होगा इसका? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसमें जो पहला कथन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदीय व्यवस्था की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता जनता में नहीं। दोस्तों सारी बातें सही हैं, लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर केवल एक सरकार से काम चलना बहुत दूर की बात है। ये केवल ये बोल रहा है कि ये एकीकृत सरकार का प्रावधान करती है। दोस्तों ये एक सरकार से भारत का शासन चलाया जाना संभव था। आप एक से छोड़िए, क्या 2 से चल पा रहा था? नहीं दोस्तों। तो हम तीसरा लेवल सरकार का लेकर, हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट या फिर स्थानीय सरकार। तो हमारे यहाँ तो शासन जो है वो 2 सरकारों से नहीं हो पा रहा था, तब हम जाकर थर्ड सरकार लेकर आए, तीसरी सरकार, जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे में ये एकीकृत की बात कर रहा है, तो ये तो गलत बात होगी। तो यहाँ कथन नंबर 1, 2, 3 सही है, और चौथा जो गलत है, तो आंसर आएगा आपका बी। बी जो है सो ये करेक्ट आंसर है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर को चुनिए। पहला दोस्तों असर्शन बोल रहा है, अभी कथन कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा है इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का अपना एक संविधान है। ये बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? दोनों कथन और कारण जो है ये तो मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन क्या कारण सही है कथन का? दोस्तों लोकतंत्र है क्योंकि संविधान है, संविधान के होने से लोकतंत्र होता है क्या? संविधान तो आपको पता है दोस्तों, ये सवाल बीपीएससी ने पूछा भी था कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो संविधान के होने से लोकतंत्र होता है या लोकतंत्र के होने पर संविधान होता है? दोस्तों देखिए, संविधान जो है ये तो आपको हर अवस्था में मिल जाएगा। संविधान तो क्या है? संविधान तो शासन चलाने का दस्तावेज है। संविधान जो है ये तो एक शासन चलाने का दस्तावेज है, ये तो आपको दुनिया की हर अवस्था में मिलेगा। कोई व्यवस्था ऐसी थोड़ी है जहां पर मौखिक रूप से शासन चलता हो, ओरली शासन चलता हो, लिखित रूप से चलता होगा। तो लिखित दस्तावेज ही तो है संविधान। तो संविधान दोस्तों दुनिया की हर अवस्था में है, लेकिन दोस्तों लोकतंत्र दुनिया की हर अवस्था में नहीं है। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कारण जो है ये इसका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू और करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द आंसर इज बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो है सो ये करेक्ट आंसर है। चलो बहुत अच्छा बच्चा, तो बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। सो द आंसर इज बी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, द पर्पस ऑफ वेलफेयर स्टेट। द पर्पस ऑफ वेलफेयर स्टेट या फिर कल्याण का राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? द पर्पस ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंश्योरिंग मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
दूसरा है मैनेजिंग द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तीसरा है टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और चौथा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेलफेयर स्टेट दोस्तों, वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है इसकी उत्पत्ति का, यहाँ पर आपको पता है राज्य का स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, या जो स्टेट का नेचर है वो कैसे चेंज हुआ दोस्तों। तो जो स्टेट पहले हुआ करता था दोस्तों, क्या जो स्टेट पहले हुआ करता था, पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट कह सकते हैं आप इसको, या इसके लिए आप लोग शब्द यूज कर सकते हैं तो मिनिमल स्टेट, मिनिमल स्टेट हुआ करता था। या इसी को आप कह सकते हैं न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट दोस्तों, तटस्थ राज्य कह सकते हैं तो आप लोग। इसी को आप कह सकते हैं लिमिटेड स्टेट, लिमिटेड स्टेट दोस्तों। या इसी को आप कह सकते हैं नाइट वॉचमैन। सारी बातें एक ही हैं, नाइट वॉचमैन, ठीक है। तो ये राज्य हुआ करता था और इस राज्य के बड़े बेसिक काम थे कि राज्य के जो बेसिक काम है राज्य को वही करने हैं। क्या काम है बेसिक काम राज्य के? सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था जो है उसे बनाए रखना। ये मूल काम थे किसके? ये मूल काम थे राज्य के या फिर स्टेट के। लेकिन दोस्तों आगे चलकर ये देखा गया कि ऐसे राज्य के होने से जो समाज का बहुत बड़ा वर्ग है वो पिछड़ जा रहा है, वो वंचित हो जा रहा है, संसाधन जो है वो केवल कुछ वर्गों तक ही सीमित हो जा रहे हैं। इसीलिए माना गया कि राज्य के सीमित होने का या राज्य के तटस्थ होने का फायदा तब है जब समाज में सभी की कंडीशन क्या हो, जब समाज में सभी की परिस्थितियां एक समान हो। लेकिन चूंकि समाज में जो सभी की परिस्थितियां हैं वो एक समान नहीं है, क्योंकि समाज में सभी की कंडीशन एक समान नहीं है, इसीलिए राज्य भी तटस्थ नहीं हो सकता। राज्य तटस्थ या न्यूट्रल तब हो सकता है जब सभी की परिस्थिति एक समान हो। लेकिन चूंकि राज्य, क्योंकि सभी की जो समाज में परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं, इसलिए राज्य भी तटस्थ नहीं हो सकता। इसलिए राज्य को कल्याण करना होगा, वेलफेयर करना होगा। और तो यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया राज्य का। तो जो राज्य पहले पुलिस स्टेट था वो राज्य किस में परिवर्तित हो गया? तो वो राज्य जो है वो परिवर्तित हो गया कल्याणकारी राज्य से, वो चेंज हो गया कल्याणकारी राज्य में, या वो चेंज हो गया वेलफेयर स्टेट में। तो क्या सर वेलफेयर स्टेट के काम वो नहीं है जो पहले राज्य के थे? वो तो है ही है दोस्तों। तो मूल काम जो है राज्य के वो तो वही है, सुरक्षा देना, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये तो राज्य के मूल काम है। इनसे कॉम्प्रोमाइज दोस्तों कभी नहीं हो सकता, इनसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं हो सकता। तो ये काम तो राज्य के हैं ही है दोस्तों, ये दोनों काम तो राज्य के आज भी हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा भी राज्य के काम जो है वो बढ़ गए, और वो क्या हो गए सो? अब राज्य के काम केवल सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बल्कि राज्य के काम इनके साथ साथ शिक्षा देना भी है। शिक्षा देना भी राज्य का काम है, स्वास्थ्य देना भी राज्य का काम है दोस्तों, राज्य का काम पेंशन देना भी राज्य का काम है, रोजगार देना भी दोस्तों राज्य का काम है, और ट्रेन सेल गेल बेल चलाना भी राज्य का काम है। तो इस तरीके से राज्य का काम जो है उसका दायरा बढ़ गया है, और राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य हो गया है वो क्या हो गया है? वो है समाज के जो कमजोर, जो वंचित वर्ग हैं उनके हितों को सुनिश्चित करना दोस्तों, टू इंश्योर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस इज द रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। दोस्तों ये क्या है? ये है दोस्तों क्या? ये है वेलफेयर स्टेट, या फिर जो राज्य है दोस्तों उसके अब मूल काम, मतलब सारे काम हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्योंकि मजबूत वर्ग जो है, कमजोर वर्गों का कल्याण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मजबूत वर्ग है दोस्तों वो अपना कल्याण खुद कर लेगा। अडानी अंबानी को तुम्हारे सरकारी अस्पताल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सरकारी स्कूल की जरूरत नहीं है अडानी अंबानी को। लेकिन जो गरीब गरीब मजदूर है, 80 करोड़ जो 5 राशन खा रहा है, उसके लिए सरकारी अस्पताल जरूरी है, सरकारी स्कूल भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इंडिया इज ए नॉमिनल मोनार्की, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है। इंडिया इज एन ओलिगार्की, भारत एक कुलीन तंत्र है। या नन ऑफ द अबव? दोस्तों नन ऑफ द अबव यहाँ पर किया है, भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, तो यहाँ डाल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंशियल दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रेसिडेंशियल है, अध्यक्षात्मक है। तो बताइए क्या है भारत का? तो भारत क्या है दोस्तों? ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक संसदीय लोकतंत्र, उसमें पता है आप लोगों को, तो आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत में राजनीतिक शक्ति का सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो बताइए दोस्तों, हु इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन है? तो दोस्तों भारत में पॉलिटिकल पावर का जो मेन सोर्स है वो कौन है? तो वो है भारत की जनता दोस्तों। वो कौन है? भारत की जनता। और आप केवल दोस्तों पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं दोस्तों, आप इसके सोर्स भी हैं, आप इकोनॉमिकल पावर के सोर्स भी हैं दोस्तों, आप आर्थिक शक्ति के स्रोत भी हैं,
आप ही दोस्तों सोर्स हैं इस देश के संविधान के। दोस्तों आप ही सोर्स हैं इस देश के संविधान के या फिर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के। दोस्तों आप ही सोर्स हैं इस देश के लोकतंत्र के होने के। दोस्तों आप ही सोर्स हैं इस देश के गणतंत्र या फिर रिपब्लिक के होने के, रिपब्लिक के भी होने के। तो यू आर द सोर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। यू आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, यू आर द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, यू आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द सोर्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी, यू आर द सोर्स ऑफ दिस रिपब्लिक। तो यू आर द सोर्स, जनता जो है ये स्रोत है दोस्तों। और ये बात दर्शाता है हमारी प्रियम्बल का पहला कथन, जहां से शुरुआत होती है प्रियम्बल की। तो वो फ्रेज जो है जो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो वो दर्शाता है सारी बातों को। तो आपका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा कथन सत्य है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम और गवर्नेंस इज और आर। दोस्तों यहाँ पर ये आपसे बात कर रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, ये बात कर रहा है आपसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की दोस्तों। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पहले डायग्राम बना दीजिए। तो संसदीय का डायग्राम कैसा आता है, एक बड़ा गोला उसमें छोटा गोला दोस्तों। विधायिका से कार्यपालिका बनती है, जो लेजिस्लेचर उसमें से बनता है एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल की या अध्यक्षात्मक की, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोनों गोले अलग अलग हैं। यहाँ विधायिका अलग दोस्तों और कार्यपालिका अलग है दोस्तों। यहाँ पर विधायिका अलग होती है दोस्तों, कार्यपालिका जो है ये अलग होती है। दिस इज योर लेजिस्लेचर एंड दिस इज योर एग्जीक्यूटिव दोस्तों। अब दोनों अगर अलग अलग है तो देखिए क्या आंसर होगा इसका। पहला है कार्यपालिका का जो प्रमुख है राष्ट्रपति होता है, तो वो इसका हेड राष्ट्रपति है, ट्रम्प है दोस्तों, सही बात है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चयन या मंत्रिपरिषद का चयन खुद करता है, स्वयं करता है, ये बात भी सही है दोस्तों, खुद ही करता है वो। तीसरा है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। क्यों करेगा भंग दोस्तों, ये कह रहा है राष्ट्रपति जो है ये इस व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो क्यों करेगा, जब वो इसमें से बना नहीं है तो क्यों भंग करेगा दोस्तों, सही बात है। और चूंकि तीनों बातें सही हैं रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और चूंकि इसमें तीनों बातें सही हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, इसलिए सारे कथन जो है सही है। तो आंसर आएगा डी। ऑल द अबाव फैक्ट मेंशन्ड अबाव आर करेक्ट दोस्तों, ऑल द फैक्ट्स मेंशन्ड अबाव आर करेक्ट। ऊपर वर्णित सभी तथ्य जो हैं वो क्या हैं, वो सही हैं। किसके संदर्भ में दोस्तों, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो जितने ज्यादा डायग्राम आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सवाल मैंने आपसे कहा था ना केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये सवाल जो है आपके मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट मेक्स फंक्शनल। ये बताओ, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। द आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट मेक्स फंक्शनल द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। प्रैक्टिसेस दैट एम्पावर्स एक्जीक्यूटिव लीडरशिप, कार्यपालिक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। अ बेटर पर्सन विद मोबिलिटी एंड फोरसाइट, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। और चौथा है अ ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो लोकतंत्र दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे उत्कृष्ट गुण क्या है दोस्तों, मतलब क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है लोकतंत्र आपको। जीडीपी देता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का उद्देश्य जीडीपी बनाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, उत्तर है नहीं। लोकतंत्र का उद्देश्य जो है दोस्तों मेट्रो लाना है, बुलेट लाना है, नहीं दोस्तों। लोकतंत्र का उद्देश्य होता है नैतिक और सद्गुणी व्यक्ति का निर्माण करना, टू फॉर्म अ मोरल एंड वर्चुअस इंडिविजुअल। क्योंकि ये बनाने से मेट्रो भी आ जाएगी, बुलेट भी आ जाएगी, जीडीपी बन जाएगी, और जो समय आपने सोचा है उस समय से पहले सब कुछ आ जाएगा, यदि आपने व्यक्तियों को नैतिक और सद्गुणी बना दिया दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों ने व्यक्तियों को पिछड़ने दिया, आपने व्यक्तियों को दंगाई बनने दिया, अपने व्यक्तियों को हिंसा करने दिया, अपने व्यक्तियों को घृणा करने दिया, तो आप चाहे बुलेट ले आइए, चाहे आप मेट्रो ले आइए, चाहे दोस्तों आप कुछ भी ले आइए, ये सब बर्बाद कर देगा। तो जरूरी ये है कि पहले व्यक्ति का निर्माण किया जाए, और लोकतंत्र में व्यक्ति का निर्माण किया जाता है दोस्तों। लोकतंत्र जो है वो व्यक्तियों का निर्माण करता है, वो इंडिविजुअल्स को तैयार करता है दोस्तों। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है, तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को क्या करता है दोस्तों, ये उसे बनाता है। तो लोकतंत्र दोस्तों कई प्रकार से आप पढ़ते हैं, लोकतंत्र को आपने कई प्रकार से पढ़ा है, कई प्रकार से आप पढ़ते हैं। तो लोकतंत्र को आपने पढ़ा है कैसे कैसे, तो लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी जो है आपने इसको पढ़ा है, लोकतंत्र एज अ गवर्नमेंट सिस्टम आपने पढ़ा है, एज अ गवर्नमेंट सिस्टम या शासन प्रणाली के रूप में। शासन प्रणाली के रूप में दोस्तों लोकतंत्र, शासन प्रणाली के रूप में, जहां पर आपने कहा था संवैधानिक सरकार की प्राप्ति करता है, ये स्थापना करता है, संवैधानिक सरकार देता है ये हमको देता है दोस्तों क्या, ये हमको देता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देता है दोस्तों।
ये हमको देता है क्या, और संविधान सरकार क्या देती है, ये हमको देती है सीमित सरकार। तो ये लोकतंत्र एज ए गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, शासन प्रणाली के रूप में ऐसा हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ वे ऑफ लाइफ पढ़ा आप लोगों ने, या लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में, जहां पर आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक होता है, एवरी पर्सन इज एन ऑनर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक होता है तो उसके अपने क्या होंगे, उसके अपने विचार होंगे, उसके अपने थॉट्स होंगे, और सो विचार जो हैं ये बनते हैं परिस्थितियों से, परिस्थितियां जो हैं वो होती हैं अलग अलग, कंडीशंस होती हैं अलग अलग, तो जो विचार होंगे ये भी अलग अलग होंगे, और इसलिए इनको अभिव्यक्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा, इनको अभिव्यक्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा, इनको एक्सप्रेस करने का अधिकार भी दिया जाएगा। और अगर एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इस एक्सप्रेशन में आलोचना भी शामिल होगी, क्रिटिसिज्म भी शामिल होगा, इसमें अलग राय भी शामिल होगी, इसमें डिफरेंट ओपिनियन भी शामिल होगा, और इसमें असहमति भी शामिल होगी, इसमें डिसएग्रीमेंट जो है वो भी शामिल होगा। तो ये सब शामिल होगा किसमें, सो ये सब शामिल होगा एक्सप्रेशन में। तो सब शामिल होगा, सब शामिल है दोस्तों, सब शामिल है। और दीज आर द पिलर्स, ये क्या सो, ये पिलर्स हैं किसके, स्वतंत्रता के, ये सो स्वतंत्रता के, या ये जो है ये लिबर्टी के पिलर्स हैं दोस्तों। और तीसरा आपने देखा लोकतंत्र को एज अ एजुकेशन सिस्टम दोस्तों, एज अ एजुकेशनल सिस्टम, या लोकतंत्र कैसे देखा आपने, लोकतंत्र शिक्षण प्रणाली के रूप में, लोकतंत्र शिक्षण प्रणाली के रूप में, दोस्तों, जहां पर आपने क्या कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र का उद्देश्य है नैतिक और सद्गुणी, नैतिक और सद्गुणी मानव का निर्माण दोस्तों, मानव का क्या करना, निर्माण करना, मेकिंग ऑफ मोरल एंड वर्चुअस इंडिविजुअल्स, मेकिंग ऑफ मोरल एंड वर्चुअस इंडिविजुअल, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र एज ए गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा है, लोकतंत्र एज अ वे ऑफ लाइफ ऐसा है, लोकतंत्र एज एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा है। तो ये सवाल जो था ये क्या था सुनो, तो ये लोकतंत्र पर कैसे सुनो, ये लोकतंत्र एज अ व्हाट, लोकतंत्र एज अ व्हाट, एज अ वे ऑफ लाइफ, या सो एज आप मान सकते हैं एज अ एजुकेशनल सिस्टम दोस्तों पूछा गया था। लोकतंत्र शिक्षण प्रणाली के रूप में, तो उसका उद्देश्य क्या होता है आपके सामने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये सब फिलॉसफी है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे अच्छी तरीके से, तभी आप लोग सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे, ना केवल प्री दोस्तों बल्कि मेंस में भी। ठीक है, इस तरीके के थॉट प्रोसेस में आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इंडिया इज अ रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। देर इज नो हेरिडेटरी रूल इन इंडिया, भारत में वंशों का शासन नहीं है। देर इज नो पार्लियामेंट्री रूल इन इंडिया, भारत में संसदीय शासन नहीं है। द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स लाइज विद द पब्लिक, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इंडिया इज अ रिपब्लिक दोस्तों। तो देखिए रिपब्लिक का दो मतलब होता है, एक मतलब छोटा मतलब है जो आप लोग जानते हैं, एक मतलब बड़ा मतलब है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो रिपब्लिक के दो मतलब होते हैं, सो रिपब्लिक के दो मतलब होते हैं, एक इसका संकीर्ण मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है, और मीनिंग क्या है, वो होता है कि जहां जो सर्वोच्च अधिकारी है, जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों, राज्य का जो सर्वोच्च हेड है, राज्य का जो हेड है उसका क्या होता हो, उसका इलेक्शन होता हो, उसका क्या होता हो, उसका चुनाव होता हो। तो राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये गणतंत्र है। या फिर यूं कहें कि राज्य का जो हेड है वो हेरिडिटी से नहीं है, वंशानुगत नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप। अब वंशानुगत नहीं है कहो या फिर निर्वाचित है, एक ही बात है। तो यहाँ कथन नंबर एक हम इस आधार पर सही मान लेते हैं कि ये होता है गणतंत्र का मतलब, कि राज्य का जो शासक है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो क्या नहीं है, वो सुप्रीम है, और वो निर्वाचित है, वो इलेक्टेड है, वो वंशानुगत नहीं है। ये भी गणतंत्र है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये गणतंत्र का छोटा मतलब है। ये क्या दोस्तों, ये जो है ये गणतंत्र का छोटा मतलब है। गणतंत्र का दोस्तों बड़ा मतलब क्या होता है, गणतंत्र का बड़ा मतलब होता है दोस्तों वेयर पावर लाइज इन द पीपल, जहां जहां शक्तियां जनता में निहित दोस्तों, जहां क्या, जहां शक्तियां
जहां शक्तियां जनता में निहित हों, वेयर पावर्स लाई इन द पीपल दोस्तों, लाइज इन द पीपल, एंड दिस इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ रिपब्लिक दोस्तों। दिस इज लिटरल मीनिंग। और मजे की बात यह है कि हर बार आयोग आपसे लिटरल मीनिंग की उम्मीद करता है, तो आप बता के आ जाइएगा लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो लिटरल मीनिंग का मतलब होता है, छोटा मतलब है, वही आपसे आयोग पूछता है। और वह क्या मतलब है उसका, कि जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है उसका क्या होता हो, चुनाव होता हो या वो वंशगत ना हो दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं, संघीय लक्षण नहीं है। आपको बता सकता हूं कि भारतीय संविधान की दोनों विशेषताएं हैं, इसमें संघात्मक तत्व भी पाए जाते हैं, तो इसमें एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। संघात्मक का मतलब क्या है, जहां केंद्र राज्य की बात हो दोस्तों, ये क्या है, ये केंद्र है, ये दोस्तों क्या है, ये आपके राज्य है दोस्तों, दीज आर योर स्टेट्स। और दोस्तों एकात्मक का मतलब क्या है दोस्तों, एकात्मक जहां पर केवल केंद्र होगा, अगर केवल केंद्र है तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, वहां पावरफुल सेंटर होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पावरफुल सेंटर होगा। तो हमारे पास दोनों विशेषताएं हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संघात्मक विशेषता नहीं है, या फिर यूं कहें कि कौन सी एकात्मक विशेषता है दोस्तों, ये कह सकते हैं आप लोग, या कौन सी पावरफुल सेंटर को दर्शाती है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे शब्द आ गए आपके पास, संघात्मक नहीं है कहो, एकात्मक है कहो, या पावरफुल सेंटर को दर्शाती है ये कहो, इस सब दोस्तों एक ही बात है। तो बताइए कौन सी है इसमें जो यूनिटरी है, जो एकात्मक तत्व को दर्शाती है या पावरफुल सेंटर को दर्शाती है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा, ये तो संघात्मक तत्व है, फेडरल फीचर है दोस्तों। पूर्ण रूप से लिखित संविधान तो संघात्मक तत्व है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो ये भी क्या है, संघात्मक, फेडरल है। सो इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप जो है ये यूनिटरी सिस्टम को दर्शाती है, या ये दर्शाती है पावरफुल सेंटर को, ये दोस्तों दर्शाती है पावरफुल सेंटर या फिर सशक्त केंद्र को दोस्तों। तो यहां पर आपका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, इनमें से कौन सा भारतीय संगीत व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। अगेन पावरफुल सेंटर पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो दर्शाते हैं पावरफुल सेंटर को या फिर यूनिटरी सिस्टम को दर्शाते हैं दोस्तों। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पावर, ये तो फेडरल है, हमको चाहिए यूनिटरी। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा ये दोस्तों यूनिटरी है। राज्यपाल जो कि राज्यों के प्रमुख होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करवाता है, उनकी नियुक्ति केंद्र करवाता है। तो ये क्या है, ये यूनिटरी है दोस्तों। तीसरा है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा में असमान रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, ये भी यूनिटरी है। किसी के पास 1 सीट है, किसी पे 5, किसी पे 10, किसी पे 31 सीटें हैं। तो ये क्या है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, ये भी दर्शाता है हमारे संविधान की एकात्मकता को या फिर पावरफुल सेंटर को। तीसरा जुडिशियल रिव्यू जो है ये क्या दोस्तों, तो ये तो फेडरल फीचर है। अखिल भारतीय सेवा दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये दोस्तों यूनिटरी फीचर्स हैं। और छठा है दोस्तों बाइकॉनल लेजिस्लेचर या फिर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका दोस्तों, ये भी फेडरल है। तो हमें क्या चाहिए था, यूनिटरी चाहिए था, तो 2 यूनिटरी है, 3 यूनिटरी है दोस्तों और 5 यूनिटरी है। तो 2, 3 और 5 जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, 2, 3 और 5 जो है ये यूनिटरी है। सो द आंसर इज डी। डी दोस्तों, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो डी जो है बच्चा लोग, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन फॉर द एक्सपांशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण दोस्तों, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है द रीजन फॉर द एक्सपांशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर यह संघ राज्य सरकारों का संविधान है। इट कंटेन्स द एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस, it has detailed administrative provisions, it deals with the governance of large country, it is the constitution of union and state governments। तो भारतीय संविधान के इतने वृद्ध या इतने से विस्तृत होने का क्या कारण है। तो अगर आपको लगता है कि चौथा कारण आप देना चाहेंगे कि सर ये केंद्र राज्य का संविधान है, तो ये तो अमेरिका में भी दोस्तों, वो तो अमेरिका में भी है, तो अमेरिका में भी केंद्र राज्य है, तो वहां तो इतना बड़ा संविधान नहीं हो गया, तो ये तो कारण नहीं हो सकता। दूसरा दोस्तों, ये एक बड़े देश का, भाई अगर हम दोस्तों बात करें बड़े देश की, तो वो तो अमेरिका भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे कथन वैलिड है दोस्तों वो क्या है, हमारा संविधान जो है दोस्तों वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में आपको पता है कि कई सारे संविधानों का क्या है, अनुभव समाविष्ट है।
हमने कई सारे संविधानों से, हमारे संविधान के कई सारे जो प्रावधान हैं उनको क्या किया, उनको अडॉप्ट किया है, जो प्रोग्रेसिव थे, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे समाज के लिए क्या थे, जो हमारे समाज के तो बेहतर थे, जो हमारे समाज के तो क्या थे दोस्तों, बेहतर थे। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दीजिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस सवाल की, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। बताइए, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है। तो क्या संबंध होता है दोस्तों, क्या संबंध होता है, विधि, विधि कहो, राज्य कहो, लॉ कहिए या स्टेट कहिए दोस्तों, इसके और स्वतंत्रता के बीच में, इसके और लिबर्टी के बीच दोस्तों, तो क्या संबंध होता है। तो राज्य है तो स्वतंत्रता है आपके पास, या राज्य नहीं है तो स्वतंत्रता है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर राज्य है, अगर सो राज्य है तो स्वतंत्रता है। इफ देयर इज ए स्टेट देन देयर विल बी अ लिबर्टी। अगर सो राज्य नहीं है, अगर दोस्तों राज्य नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों विधि नहीं है तो फिर स्वाधीनता भी नहीं है। तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अगर राज्य नहीं होने पर आपको स्वतंत्रता महसूस होती है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो अराजकता है। वो ठीक वैसे ही स्वतंत्रता फील करते हैं राज्य के ना होने पर, जैसे हिरण को फील होती है जंगल में। लेकिन हिरण को ये नहीं पता कि वो स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वो जंगल राज है, वो माइट इज राइट है, और वो तब तक स्वतंत्र है, जो लगता है उसको स्वतंत्र है, जब तक किसी बड़े शिकारी की नजर उसमें तो नहीं पड़ जाती है। शिकारी नजर पड़ेगी उसमें, शेर की नजर पड़ेगी, लकड़बग्घे की नजर पड़ेगी उसको, वो उसे खा जाएगा, उसको मार देगा उसको। इसलिए राज्य का होना जरूरी है हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो अगर राज्य है तो स्वतंत्रता है, राज्य के ना होने पर स्वतंत्रता नहीं होती, राज्य के ना होने पर होती है अराजकता। तो यहां से बात करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है दोस्तों, बताइए कौन एक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। पहला है अ स्टेट इन विच द पीपल आर सुप्रीम, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। दूसरा है द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड हेड, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। तीसरा है द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पर्सन, वन पर्सन लाइक अ किंग, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और डी है अ गवर्नमेंट विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। दोस्तों इसमें एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये बात तो सही दोस्तों। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, ये बात भी सही सही दोस्तों। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान दोस्तों, राजा नहीं चाहिए दोस्तों, हमें राजा नहीं चाहिए, तो हमें चौकीदार चाहिए दोस्तों, हमें सेवक चाहिए दोस्तों, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें क्या चीज, हमें सेवक चाहिए। तो यहाँ पर कथन नंबर 3 जो है ये गलत है रिपब्लिक के संदर्भ में या फिर गणतंत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज दैट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला, which imposes effective restrictions on the freedom of the individual in the interest of the power of state, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है which imposes effective restrictions on the power of the state in the interest of the freedom of the individual, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
दोस्तों संवैधानिक सरकार का उद्देश्य क्या होता है? संवैधानिक सरकार का उद्देश्य होता है सरकार को सीमित करना। तो क्या करना? सरकार को सीमित करना। तो वो सीमित करती है कई सारे आपको टूल्स देकर, शक्तियों को पृथक करती है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर करती है। दूसरा वो करती है एलोकेशन ऑफ फंक्शंस, शक्तियों के कार्य जो है उनको निर्धारित करती है। तीसरा दोस्तों वो शक्तियों के बीच में नियंत्रण और संतुलन स्टेब्लिश करती है, चेक एंड बैलेंस बिटवीन द पावर्स स्टेब्लिश करती है। और चौथा दोस्तों वो आपको देती है मौलिक अधिकार। और इन सब के माध्यम से वो क्या करती है? इन सब के माध्यम से वो सरकार को क्या करती है? सीमित करती है दोस्तों। तो संवैधानिक सरकार जो है वो आपकी स्वतंत्रता के हित में, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी, तो क्या लगाती है? प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है दोस्तों, प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, ये चीज तो प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा ओनली टू। दोस्तों कौन सा सही है? दोस्तों सही है बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो है सो यही करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर बी, है ना? ये सो गलत होगा, पहला जो है, सेकंड जो है सो करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिए। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज दैट, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, आप लोग फिलॉसफी पढ़ते होंगे, आपने विभिन्न फिलॉसफीज पढ़ी होंगी रिगार्डिंग दिस सेक्शन पॉलिटी। ये सवाल दोस्तों मैं आप लोगों को होमवर्क दे के जा रहा हूँ। ये होमवर्क आपको करना है दोस्तों, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस सवाल को आपको करना है और आपको डालना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छे से पढ़िएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सवाल क्या है? वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज दैट, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, लैक ऑफ प्रिविलेजेस है दोस्तों, अवरोधों का अभाव है, लैक ऑफ बैरियर्स है, लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, या फिर लैक ऑफ आइडियोलॉजी है, विचारधारा का अभाव है। तो विचारधारा नहीं होगी ऐसा पॉसिबल है, प्रतिस्पर्धा तो नहीं होगी ऐसा पॉसिबल है, अवरोध नहीं होंगे ऐसा पॉसिबल है, या विशेषाधिकार नहीं होंगे ऐसा पॉसिबल है। आपको इसका जवाब देना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। थोड़ा सोचिएगा, पूरा फैक्ट तो नहीं है, ये तथ्य नहीं है, तथ्य आधारित ये प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल सुन देखिए। इन विच फील्ड डज द राज्यसभा हैव द सेम पावर्स एज द लोकसभा? ये बताइए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो बताओ दोस्तों, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने के विषय में। तीसरा है रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को हटाने के विषय में दोस्तों। चौथा है रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द डिडक्शन प्रपोजल, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर लोकसभा की शक्तियां जो हैं वो समान है किसके? राज्यसभा के। तो मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया होगा लास्ट कॉपी के लास्ट में, जहां पर तीन बताए होंगे मैंने, एल एस इक्वल्स टू आर एस, एक बताया होगा एल एस इज ग्रेटर देन आर एस। कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर लोकसभा के पास ज्यादा पावर है राज्यसभा से, और कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है किससे? लोकसभा से। तब आपको बताना है मुझे कि किस मामले में लोकसभा की शक्तियां समान है राज्यसभा के। तो नई अखिल भारतीय सेवा दोस्तों, इस मामले में तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स है किससे? लोकसभा से, क्योंकि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा कर सकती है राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में दोस्तों। तो ये राज्यसभा की अनन्य शक्ति है, तो ये तो नहीं होगा। संविधान में संशोधन करने के विषय में दोस्तों, इस विषय में लोकसभा की शक्तियां जो हैं वो क्या है? वो राज्यसभा के समान है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी। क्योंकि तीसरा जो है दोस्तों, सरकार को हटाने के विषय में, सरकार को हटाने का जो प्रस्ताव है, सरकार जो बनती है उसमें आपको पता है सरकार को हटाने का जो प्रस्ताव है लोकसभा में आ सकता है। तो यहाँ पर लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं किससे? राज्यसभा से दोस्तों। और कटौती प्रस्ताव आता बजट प्रस्तुत होने के बाद, तो बजट कहाँ आता है? तो बजट भी आता है लोकसभा में। तो इस मामले में भी लोकसभा के पास क्या है? ज्यादा शक्तियां किससे? राज्यसभा से। तो हमें ज्यादा शक्तियां नहीं चाहिए थी, हमको चाहिए था बराबर शक्तियां किस में है? तो वो है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को संशोधित करने के विषय में दोनों के पास क्या है? समान शक्तियां दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए? बताइए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सी, इनके सिस्टम में कौन सी बात जो है वो कॉमन है? पहला है द रेजिडरी पावर्स आर विद द सेंटर, आवश्यक शक्तियां केंद्र के पास हैं। दोस्तों आवश्यक शक्तियां केंद्र के पास इंडिया में है, अमेरिका में आवश्यक शक्तियां जो हैं वो राज्यों के पास है। क्योंकि आपको पता है अमेरिका में राज्यों के समझौते से केंद्र बना हुआ है। अमेरिका दोस्तों, अमेरिका में राज्यों के समझौते से केंद्र बना है। तो वहां पर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो रेजिडरी पावर हैं, वो वहां राज्यों के पास हैं। भारत में जो रेजिडरी पावर हैं या जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, और अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा विषय जो किसी भी सूची में शामिल ना हो, ना संघ सूची में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट में है, ना कंकरेंट में है, ऐसे विषय को हम कहते हैं
आवश्यक शक्तियां दोस्तों, या फिर रेजिडरी पावर्स। तो वो उन पर कानून बनाने की शक्ति अमेरिका में राज्यों के पास है, तो भारत में केंद्र के पास है। तो ये सब केंद्र के पास है, हमारे यहाँ ये कॉमन नहीं है। उच्च सदन में कुछ मनुष्य सदस्य होते हैं दोस्तों, ये भी हमारे यहाँ पर है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। ये अमेरिका में नहीं होता है। वहाँ 100 सदस्य हैं, 50 हाउस हैं, प्रत्येक हाउस से 2 मेंबर होते हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है दोस्तों। दोस्तों ये दोनों जगह पर है। यहाँ दोस्तों मामला सही है, इंडिया भी है दोस्तों, यूएसए भी है। तो इंडिया दोस्तों यूएसए दोनों है यहाँ पर, तो ये ठीक है दोस्तों। आवश्यकता दोस्तों राज्यों के पास है, दोस्तों ये केवल यूएसए के पास है। तो यहाँ पर आपका केवल 3 जो है, ये एक ऐसी बात है हमारी व्यवस्थाओं में जो कॉमन है, जो एक समान है भारत और अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पर तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ दोस्तों आपका आंसर आएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अ गवर्नमेंट विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज वन इन विच, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और दोस्तों द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द स्टैट्यूटरी टर्म, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय से पहले या पूर्ण होने से के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, समय के पहले उसको हटाया नहीं जा सकता, ये कह रहा है। तो संसदीय व्यवस्था दोस्तों मैंने आपसे कहा है कई बार कि संसदीय व्यवस्था जैसी आ जाए क्या करना है दोस्तों, पार्लियामेंट सिस्टम आ जाए तो क्या करना है दोस्तों, ये विधायिका है, ये दोस्तों कार्यपालिका है। दोस्तों ये है विधायिका, ये है दोस्तों कार्यपालिका, दिस इज लेजिस्लेचर दोस्तों एंड दिस इज एग्जीक्यूटिव। ये इसके प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ढूंढ लो आंसर। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव है, बजट पास ना करे, धन्यवाद प्रस्ताव दोस्तों पास ना करे, लॉट ऑफ टूल्स आर देयर, बहुत सारे टूल्स हैं सरकार को हटाने के विधायिका के पास। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, सो द आंसर इज बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है दोस्तों, बताइए। बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, विधानमंडल द्वारा सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट लोकप्रिय सरकार, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट दोस्तों बहुदलीय सरकार, या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट दोस्तों सीमित सरकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या होती है दोस्तों, क्या होती है संवैधानिक सरकार दोस्तों? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्या है संवैधानिक सरकार दोस्तों? तो संवैधानिक सरकार का उद्देश्य क्या है आपको पता है दोस्तों? संवैधानिक सरकार का उद्देश्य होता है सरकार को सीमित करना। लोकतंत्र में या फिर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में संविधान का उद्देश्य क्या है? तो वो है सरकार को सीमित करना। तो आंसर क्या आएगा? लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट इज डी दोस्तों, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये है दोस्तों संवैधानिक सरकार का उद्देश्य, सरकार को क्या करना? सीमित करना। तो द आंसर इज डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, कथनों पर विचार कीजिए। पहला सुन देखिए, द पावर्स ऑफ द यूके जुडिशरी एंड द जुडिशरी ऑफ इंडिया आर द सेम, ब्रिटेन की न्यायपालिका और भारत की न्यायपालिका की शक्तियां समान है, समान है दोस्तों। द कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द यूएस डू नॉट हैव द सेम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, भारत और अमेरिका के न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति समान नहीं है। द इंडियन जुडिशरी हैज मोर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू देन द यूएस जुडिशरी दोस्तों। ये सवाल दोस्तों वैसे इनवैलिड है, क्योंकि इस प्रकार का सवाल ऐसी कंपैरिजन करना थोड़ा ठीक नहीं है ना। तो ठीक है, ब्रिटेन से हम कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रिटेन की न्यायपालिका और हमारी की न्यायपालिका में अंतर है। हमारे पास हमारी जो न्यायपालिका है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसके पास न्यायिक समीक्षा शक्ति है, उसमें ब्रिटेन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता है, वहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है। तो ये बन सकता है, लेकिन ये भारत अमेरिका की न्यायपालिका को कंपेयर करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो इसको छोड़ दीजिए, इस सवाल को, ये सवाल ना बनेगा, ना ऐसा सवाल बनना चाहिए। ये सवाल बस मन में आया दोस्तों तो बना दिया गया। तो ये दोस्तों एक सवाल था आप लोगों के लिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सवाल दोस्तों ये है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ इंडियन जुडिशरी इज लोअर देन दैट ऑफ द यूएस जुडिशरी, द मेजर रीजन फॉर विच इज, भारतीय, अच्छा ये सवाल दोस्तों देखिए, इसका कारण भी दिया हुआ है, उस सवाल को बनाने का कारण। अब बताइए क्या सही होगा? भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना में कम है, जिसका प्रमुख कारण है, पहला, ड्यू टू द रिटन एंड डिटेल्ड नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविजंस वर मेड क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन which does not require repeated interpretation of the Indian Constitution, which makes the Indian judiciary weaker than the American judiciary। भारतीय संविधान के लिखित एवं विस्तृत होने का कारण लगभग सभी प्रावधानों को संविधान में स्पष्ट कर दिया गया, जिससे
भारतीय संविधान के बार बार निर्वाचन की आवश्यकता नहीं होती, जो भी भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना में कमजोर बनाता है। दूसरा है, the Indian constitution is much more flexible than the US constitution, so parliament can clarify and limit the provision of the constitution by amending it. भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में बहुत लचीला है, इसलिए संसद संशोधन करके संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट या तथा सीमित कर सकती है। तीसरा, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अमेंड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सो द पावर ऑफ द जुडिशरी रिमेन्स स्ट्रांग। दोस्तों, अमेरिकी संविधान में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, इसलिए न्यायपालिका की शक्ति मजबूत बनी रहती है। दोस्तों, तो तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, और ये तीनों कथन इस बात के कारण है दोस्तों, इस बात के कारण है कि क्यों अमेरिका में अत्यधिक शक्तियां चली गई हैं सो न्यायपालिका के पास। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये तीन तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं जो बताते हैं इस कारण को, कि वहां पर न्यायपालिका जो है अत्यधिक मजबूत है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, न्यायिक समीक्षा है, और वहां से हम लोगों ने भी उस चीज को क्या किया है? अडॉप्ट किया है। तो हमारे पास तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेबल बैलेंसों दोनों चीजें जो हैं, दोनों चीजें ही दी गई हैं। तो यहाँ पर जो कथन नंबर 1 2 3 जो है, ये तीनों दोस्तों क्या है? ये तीनों ही सही है। सो द आंसर इज डी दोस्तों, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मतलब कहने का ये है कि इन प्रकार के इसके जो सवाल हैं उनको करने से आप लोगों को पूरी क्लियरिटी मिलती है। तो इन्हें करते रहिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और इस तरीके से आपको जो क्लियरिटी है वो मिलती रहेगी। जो सवाल आपको होमवर्क में मिलते हैं वो आपको जरूर करने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल जो थे दोस्तों, ये पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। ये सवाल जो है ये पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए थे, और इस प्रकार के सवालों को यदि आप करते हैं तो न केवल दोस्तों आप प्री को तैयार कर रहे होते हैं, बल्कि आप लोग मेंस को भी तैयार कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है दोस्तों, इसको आपको तैयार करना है, और प्री मेंस क्योंकि दोनों क्वालिफाई करना ज़रूरी है। कुछ सवाल दोस्तों और मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन दोस्तों अभी उसको हम लोग करेंगे किसी और सेशन में। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, जहां पर आपके जो प्री, क्योंकि दोस्तों आज का जो दौर है, इस दौर में आप देखें दोस्तों, इस दौर में सवालों की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार से बन चुकी है जहां पर मेंस ओरिएंटेड आपको अप्रोच रखना पड़ेगा। प्री का दोस्तों कोई अप्रोच नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि प्री का कोई अप्रोच होता है कि सर प्री में सवाल आता है, सर ये सवाल सर प्री में आ रहा है, सर मेंस में नहीं आ रहा टाइप्स। आज दोस्तों टॉपिक जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री के लिए हो, चाहे दोस्तों वो आपके मेंस के लिए हो, ठीक है जी। तो इसे करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको करना है दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से, तो एक छोटा सा टॉपिक अपन और कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद अपन चीज़ों को आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि ये तो मैं जो टॉपिक्स लेकर आए थे, क्वेश्चन तो पूरे समग्र थे दोस्तों, जहाँ पर आपको पूरी जो पॉलिटी है उसका सार मिल गया। अब दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और करवाना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन जो है दोस्तों वो दोस्तों होंगे आपके संविधान सभा पर। वो दोस्तों संविधान सभा पर होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप उन सवालों को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। बस दोस्तों एक सेकंड दीजिए मेरे को आप लोग, मैं उन सवालों को भी लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप उनको भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल हैं वो वाले सवाल भी। तो ये सवाल जो है दोस्तों, इसको भी आप करने का प्रयास कीजिए। तो ये भी बड़े मूल सवाल हैं दोस्तों आप लोगों के, इनको भी अगर आप सो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके एग्जाम्स में। तो सवाल दोस्तों ये हैं आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये बताइए आप, इस प्रश्न का उत्तर को क्या लगता है क्या होना चाहिए? कथनों पर विचार कीजिए। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है दोस्तों, राज्य होने के लिए चारों तत्व निश्चित रूप से अनिवार्य होते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर अ स्टेट ऑल फोर एसेंशियल एलिमेंट्स आर मैंडेटरी। यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। दोस्तों ये सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि राज्य दोस्तों, इस पर सवाल बीपीएससी कई बार पूछता है दोस्तों कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट, या फिर राज्य क्या होता है। तो आपको ये पता दोस्तों कि राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना बहुत जरूरी होता है। फोर फैक्टर्स आर या फोर एलिमेंट्स आर मैंडेट टू बी अ स्टेट। एक राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और ये चार तत्व कौन कौन से हैं? ये चार तत्व होते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? तो ये भूमि है, लैंड है, जनसंख्या है दोस्तों, सरकार है, और दोस्तों संप्रभुता है या फिर सोवरेनिटी है। दीज आर द फोर एलिमेंट्स विच आर मैंडेट टू बी ए स्टेट। एक राज्य होने के लिए इन चारों का होना क्या है दोस्तों? जरूरी है, होता है। और इनमें से किसी भी तत्व के ना होने पर दोस्तों, इनमें से किसी भी तत्व के ना होने पर राज्य की जो अवधारणा है वो क्या हो जाती है दोस्तों? निरर्थक हो जाती है। तो यहाँ पर पहला तो कथन सत्य है, दूसरा भी क्या है सत्य है। तो यहाँ पर पूछा आपसे क्या है, करेक्ट पूछा है, सो आंसर इज सी दोस्तों, सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से राज्य पर एक सवाल और दोस्तों हो सकता है। देखिए कथनों पर विचार कीजिए। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, राज्य सरकार का सरकार राज्य का, सरकार जो है, सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों ये कह रहा है आप लोगों से कि सरकार जो है वो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट।
और दूसरा है संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है जिससे वह किसी भी घरेलू अथवा बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट विच गिव्स इट द फ्रीडम टू टेक एनी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन। कौन से कथन क्या है, सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दोस्तों? तो कौन से कथन सत्य हैं? तो सब दोस्तों पहला है, क्या सरकार दोस्तों, क्या सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो उत्तर है नहीं दोस्तों। राज्य होने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी दोस्तों। तो संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, ना कि सरकार। क्योंकि सरकार तो यूपी, बिहार, हरियाणा, तिब्बत के पास भी दोस्तों, लेकिन इनके पास क्या नहीं है? तो इनके पास संप्रभुता नहीं है। तो संप्रभुता जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। और संप्रभुता होती क्या दोस्तों? तो संप्रभुता होती है बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के निर्णय लेने की क्षमता। इट इज द कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजंस विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोस्तों। ये बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के निर्णय लेने की क्षमता है। तो यहाँ पर कथन नंबर 2 क्या है, उसकी परिभाषा बता रहा है संप्रभुता की। संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है जिससे वह किसी भी घरेलू अथवा बाहरी निर्णय को लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट विच गिव्स इट द फ्रीडम टू टेक एनी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन। तो कथन नंबर 2 जो है ये क्या है, ये सत्य है। तो असत्य पूछा आप लोगों से, सत्य उसमें केवल क्या है, आंसर आएगा सब बी। तो राज्य पर कुछ सवाल आपको और करने चाहिए, जैसे निम्नलिखित में से कौन से, ये तो बीपीएससी का सवाल है 2025 में पूछा था। बीपीएससी ने ऑप्शनल जो था उसमें पीएसआई उसमें पूछा है सवाल ये वाला, मतलब पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो आपको पता है कि राज्य होने के 4 तत्व कौन कौन से हैं जो जरूरी हैं? भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता दोस्तों और सरकार। तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता तो धर्म नहीं है दोस्तों, राज्य होने के लिए ये अनिवार्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आएगा सी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, संप्रभुता दोस्तों एक विशेषता है। संप्रभुता किसकी विशेषता है दोस्तों? तो संप्रभुता राज्य की विशेषता है ना। संप्रभुता दोस्तों किसकी विशेषता है? तो संप्रभुता जो दोस्तों वो राज्य की विशेषता है, स्टेट का फीचर है। तो संप्रभुता फिर सोवरेनिटी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न ये भी बनते हैं। तो अब मैं इस प्रकार के जो प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आप लोगों को न केवल सो प्री में फायदा हो बल्कि इनका फायदा आप लोगों को मेंस में भी मिले। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न है तो आप लोग लगातार करते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, जो कि हमारा मानना है दोस्तों इस संदर्भ में कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं या आपको लगता है कि सर हमको 1 सवा साल में तैयारी करके और एग्जाम क्वालिफाई करके निकलना है सर यहाँ से, तो दोस्तों ज़रूरी इसके लिए ये है कि आप यूट्यूब पर ना भटकें, बल्कि ज़रूरी ये है कि यूट्यूब होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है। आप मॉक लगाइए, आप क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, निश्चित रूप से ये फायदामंद होता है, इसका फायदा अपना होता है। लेकिन यूट्यूब से ही तैयारी कर लेंगे उसमें इस बात की पूरी गारंटी कई बार नहीं दी जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप लोग, अगर लगता है कि आप गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे विभिन्न बैचों के माध्यम से हमारे पास प्री, मेंस, इंटरव्यू सभी के अलग अलग बैच चल रहे होते हैं। यदि आपको लगता है कि आप एकदम जीरो हैं, एकदम शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग। हमारे जो बैचेस हो, हमारा जो आरंभ बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारा सर मेरे को सर मेंस करना है, मेंस में सर आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, सर कैसे इंट्रो करना है, सर कैसे कंक्लूजन करना है, सर कैसे निष्कर्ष लिखना है, सर कैसे मेन बॉडी होगी, कैसे डायग्राम होंगे, सर डायग्राम कैसे होने चाहिए सर, या सर फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए, क्या हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेंस आपको मजबूत करना है दोस्तों, तो आपको फोकस करना चाहिए हमारे आलेखन दोस्तों बैच। हमारा आलेखन बैच है, इसमें आलेखन बैच जो है ये मेंस ओरिएंटेड बैच दोस्तों, ये मेंस के लिए तैयार किया गया है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर हमको अभी 72nd बीपीएससी पर फोकस करना है, प्री सर पास करना है, तो उसका कोई बैच दोस्तों, तो 72nd बीपीएससी जो है दोस्तों उसका प्री का क्रैश कोर्स हमारे पास है। मतलब हर वो बैच जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा, सो वो चीज़ आपको स्टडी IQ जो है प्रोवाइड कराता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर हमसे जुड़ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को जुड़ना है हमारे किसी बैच से, तो मैं आपको एक दोस्तों बैच बताता हूँ कुछ जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं सो आप लोगों के जानने के लिए दोस्तों। जैसे तो अभी हमारे पास एक आरंभ बैच दोस्तों, हमारा जो ये आरंभ बैच है, ये आरंभ बैच दोस्तों वो बैच है जिसमें आप लोगों को प्री, मेंस और इंटर तीनों तैयार करवाया जाएगा। ये दोस्तों अगस्त मॉर्निंग बैच है और ये बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त से। ये बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त से। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो इस बैच को तो आप ले सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि आपको बैच लेना है दोस्तों, तो आप लोग इस कोड का यूज़ करें, वेद लाइव का, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके माध्यम से आपको जो फीस दिख रही है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा कम 3 से 4 हज़ार रुपये इसमें फीस में अंतर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों आपको क्या मिलेगा इसमें, साथ में आपको मिल जाएगी मेरी मेंटरशिप, जिसमें रहकर आप लोग प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप सीरियस हो और आपको लगता है कि आप तैयारी करना चाहते हैं, कमिटेड होकर सो, तो आप लोग हमारे इस बैच से, जो आरंभ बैच है, इससे जुड़ सकते हैं। ये बैच 22 अगस्त से शुरू होने वाला है और इसमें आप लोगों को सारी वो सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इसमें आपको 1100 प्लस आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को
दोस्तों एनसीईआरटी का कोर्स मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको प्री का क्रैश कोर्स, दोस्तों प्री का एमसीक्यू टेस्ट दोस्तों वो मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को मेंस के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंस का आंसर राइटिंग बैच मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों, बुक्स का ऑफलाइन सेट मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ जो है ये आप लोगों को मिल जाती हैं हमारे इस बैच में, जो है आरंभ बैच। ये 22 अगस्त से शुरू होने वाला है और आप लोग इससे जुड़ सकते हैं दोस्तों, आज ही जुड़ जाइए। एक दोस्तों अच्छी बात और भी है कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्री क्वालिफाई करने पर ही आप लोगों को आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। जो फीस आप पे कर रहे हैं दोस्तों, आपकी प्री क्वालिफाई करने पर वो फीस आपकी रिफंडेबल है दोस्तों, से वापस कर दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से हर सुविधा ये है आपको प्रदान करने का प्रयास करता है जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए। तो निश्चित हो जाइए दोस्तों, फीस की चिंता ना करें, ये आपकी रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड हो जाएगी प्री एग्जाम क्वालिफाई करने पर। अब इस बैच को कैसे जुड़ना है, तो आपको जाना है स्टडी IQ पे दोस्तों, आपको जाना है गूगल पे दोस्तों। गूगल पे जाएंगे तो वहाँ सर्च कीजिएगा स्टडी IQ, तो वहाँ सर्च कीजिएगा बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर UPSC IAS एंड CPCS। यहाँ दोस्तों आप जाएंगे स्टेट पीसेस में दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा अपना प्यारा बिहार। तो बिहार में जब आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा आरंभ बैच, जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से दोस्तों। ये रहा आरंभ बैच, जिसकी फीस आपको दिखा रहा होगा 13,499 दोस्तों। आपको इतना फीस पे नहीं करना है, मैंने बताया आप लोगों को। आप वेद लाइव कोड का इस्तेमाल करें जो आपकी स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों। और साथ में मिलेगी आपको मेरी मेंटरशिप, और दोस्तों इन चीज़ों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसमें 4 साल की वैधता के लिए भी है सो ये बैच, 4 साल की वैधता के साथ भी आपको मिल रहा है दोस्तों। और ये बैच जो है आपको 2 साल की वैधता के साथ भी मिल रहा है। आपको जो लगता है कन्वीनियंट आप उसे ले सकते हैं। तो अब जब बाय करेंगे तो यहाँ पर जो आप तो बाय करना है तो आपको आपका नंबर मांगेगा, तो फ़ोन नंबर, आपको फिर OTP देगा, सो आप OTP डालिएगा। यहाँ से कूपन कोड जो मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए फीस दिखा रहा होगा आपको 13,499 दोस्तों। अब यहाँ पर आप डालेंगे वेद लाइव कोड, तो वेद लाइव कोड के माध्यम से देखिए अप्लाई करने पर ये फीस आपकी होगी मात्र 11,999। तो मतलब आप लोगों को लगभग 2,000 से 3,000 का अंतर जो है वो देखने को मिल जाता है इस कोड के माध्यम से। तो दोस्तों अगर लगता है आपको गंभीर तैयारी करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप जुड़िए हमारे साथ में। आप लोगों को यहाँ से सुविधाएं दी जाएंगी, निश्चित रूप से आपको तैयार किया जाएगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। मैं फिर दोस्तों लेकर आऊँगा कोई नया सेशन। अब आपके लिए लगातार वीडियो सेक्शन में मैं आता रहूँगा। अब वो थियरीज के माध्यम से आए दोस्तों या फिर आपके इन क्वेश्चंस के माध्यम से आए। ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य था मेरा कि पूरी व्यवस्था को आप समझें। ये सारे सवाल जो है पूरी व्यवस्था पर आधारित थे, ठीक है। तो चलिए बाबू लोग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक किया कीजिए और क्लास को शेयर किया कीजिए दोस्तों। साथ में कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए कि क्लास कैसी थी। कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस दोस्तों समस्या को बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपसे दोस्तों समस्या डालिए, समाधान जो है आपको आपके जो समाधान है सो आपको मिल जाएगा। अच्छा एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से, यदि आपको कोई लगता है कि इसका कोई डाउट है तो हम कहाँ बात करें, दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। या फिर आप नंबर 9289996924 तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैच में एडमिशन लेना है, फैकल्टी से बात करनी है, जो भी आपकी समस्या हो, इन सब का समाधान आप लोगों को मिल जाता है इस नंबर के माध्यम से। आपको लगता है मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्री मेंस या इंटरव्यू जिसके भी रिगार्डिंग बात करनी है, आई एम देयर फॉर यू ऑल। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलो सेशन को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए क्लास कैसी रही। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।